महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, एक ऐसी कहानी जिसमें इतने भव्य शहर, इतने विनाशकारी युद्ध और इतना गहरा दर्शन है कि सोचकर ही हैरानी होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या ये सिर्फ एक कमाल की कहानी है या फिर हमारे इतिहास का एक खोया हुआ पन्ना? सदियों से ना इस पर बस बहस ही होती आई है। कुछ लोग इसे सच मानते हैं, कुछ कल्पना, लेकिन अब कुछ बदल रहा है। अब पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी और विज्ञान भी इस बातचीत में शामिल हो गए हैं और आज हम सब मिलकर इन्हीं सुरागों का पीछा करने वाले हैं। तो चलिए इस पड़ताल में गहरे उतरते हैं। हमारी जांच शुरू होती है अरब सागर के तट से, द्वारका के उस पौराणिक शहर से जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे स्वयं श्री कृष्ण ने बसाया था। क्या पता हमारा पहला और सबसे बड़ा सुराग इसी शहर के खोए हुए अवशेषों में छिपा हो। भागवत पुराण जैसे जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, वो द्वारका की एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जिसकी आज कल्पना करना भी मुश्किल है। सोचिए, एक ऐसा शहर जिसमें 9 लाख से ज्यादा महल हों और वो भी सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़े हुए, बिल्कुल स्वर्ग जैसा। लेकिन देखिए, महाभारत के अनुसार इस शहर का जो स्वर्ण युग था उसका अंत पहले से ही तय था, श्रापों की वजह से। और इनमें सबसे विनाशकारी श्राप था गांधारी का, जो उन्होंने महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण को दिया था। और फिर ठीक 36 साल बाद वो श्राप सच हो गए। यादव वंश ने खुद को ही खत्म कर लिया और जैसे ही कृष्ण ने देह त्यागी, समुद्र की लहरें उठी और पूरे के पूरे शहर को अपने अंदर समा दिया। कहानी के हिसाब से द्वारका हमेशा के लिए लहरों के नीचे गायब हो गई। तो क्या ये कहानी सिर्फ किताबों के पन्नों में ही रह गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम कथा से असल दुनिया की खोज की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि कैसे इस अविश्वसनीय कहानी ने दशकों तक चलने वाली एक बहुत ही साहसी पुरातात्विक खोज को जन्म दिया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये खोज दशकों की मेहनत और लगन की कहानी है। 1963 में जमीन पर खुदाई से शुरू हुई, लेकिन असली मोड़ आया 1979 में, जब डॉक्टर SR राव ने भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट बनाई। फिर उन्होंने सालों तक पानी के नीचे अभियान चलाए और बाद में तो हाईटेक सोनार का भी इस्तेमाल हुआ। यहाँ तक कि 2024 में हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस जगह पर गोता लगाया। लेकिन ये सब करना आसान बिल्कुल नहीं था। जरा सोचिए, डॉक्टर राव ने सिर्फ 800 रुपए से शुरुआत की थी। लोग उन पर शक करते थे। भारत में मरीन आर्कियोलॉजी का कोई नामो निशान नहीं था और टेक्नोलॉजी वो तो बहुत सीमित थी। गोताखोरों को अपने हाथों से समुद्र की गहराइयों में खोजना पड़ता था। तो अब वो पल आ गया है। चलिए लहरों के नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि इतनी मुश्किलों के बाद डॉक्टर राव की टीम और उनके बाद के अभियानों को आखिर मिला क्या। और उन्हें जो मिला वो हैरान करने वाला था। ये सिर्फ टूटे फूटे पत्थर नहीं है। पुरातत्वविदों को वहाँ एक बहुत लंबी मानव निर्मित दीवार मिली, बड़े बड़े तराशे हुए पत्थर के ब्लॉक्स मिले और तो और ऐसे पत्थर के लंगर मिले जो ये बताते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। ये सारे सबूत एक ही तरफ इशारा करते हैं, पानी के नीचे एक पूरा सुनियोजित शहर है। और फिर उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी कहानी ही बदल दी। पानी के नीचे से लकड़ी का एक टुकड़ा मिला और जब उसकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि वो 9000 साल पुराना है। ये एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि महाभारत का युद्ध तो करीब 5000 साल पहले का माना जाता है। इस एक खोज ने इस जगह के इतिहास को बहुत ज्यादा पीछे धकेल दिया। ये चार्ट देखिए, ये चीजों को और साफ कर देता है। ये हमें बताता है कि द्वारका में जो सबसे पुरानी चीजें मिली हैं वो करीब 9000 साल पुरानी हैं, जो महाभारत काल और हड़प्पा सभ्यता दोनों से भी बहुत पहले की है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जगह महाभारत के समय तो आबाद थी ही, उससे भी हजारों साल पहले से मौजूद थी। तो सवाल ये है कि आखिर द्वारका डूबी कैसे? और यहीं पर कथा और विज्ञान एक साथ आकर मिलते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि उस दौर में, यानी आज से करीब 9000 से 5000 साल पहले, बर्फ पिघलने की वजह से दुनिया भर में समुद्र का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा था और इस वजह से समुद्र के किनारे बसे कई शहर पानी में डूब गए, ठीक वैसा ही जैसा द्वारका की कहानी में बताया गया है। द्वारका का सबूत बहुत मजबूत है, लेकिन क्या ये अकेला है? चलिए अब अपनी जांच का दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं। देखते हैं कि कैसे महाभारत के धागे सिर्फ द्वारका से ही नहीं बल्कि पूरे भारत में फैले दूसरे पुरातात्विक स्थलों और यहाँ तक के आधुनिक विज्ञान से भी जुड़ते हैं।
देखिए, द्वारका कोई अकेला मामला नहीं है। पूरे भारत में कुरुक्षेत्र से लेकर लाक्षागृह तक ऐसी कई जगह हैं जो महाभारत की घटनाओं से जुड़ी हुई हैं, और इन जगहों पर पुरातत्वविदों को ऐसे सबूत मिले हैं जो कहानी से मेल खाते हैं। हर नई खोज इस बड़ी पहेली में एक और टुकड़ा जोड़ देती है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये वाकई बहुत दिलचस्प है। महाभारत में जिस ब्रह्मास्त्र का जिक्र है उसकी तुलना आज के परमाणु हथियारों से की जा सकती है। जैसा ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया है कि वो दुनिया को खत्म कर सकता था और उसे सिर्फ दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था, कुछ वैसी ही बातें आज परमाणु हथियारों के बारे में कही जाती हैं। ये समानताएं सोचने पर मजबूर कर देती हैं। और ये कनेक्शन और भी गहरा हो जाता है। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें परमाणु बम का जनक कहा जाता है, उन्होंने खुद संस्कृत पढ़ी थी और वो भगवत गीता से बहुत प्रभावित थे। पहले परमाणु बम के सफल परीक्षण के बाद उनके मुंह से गीता का यही श्लोक निकला था। अच्छा, अब तक हमने भौतिक सबूतों की बात की। चलिए अब गियर बदलते हैं और सांस्कृतिक सबूतों की ओर बढ़ते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि महाभारत के समय की जो सोच और दर्शन था वो आज भी हमारी परंपराओं में कैसे जिंदा है। एक सवाल है जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा। हिंदू परंपरा में अंतिम संस्कार से पहले मृत शरीर को, खासकर पैर के अंगूठों को क्यों बांधा जाता है? ये एक सामान्य रिवाज है, पर इसके पीछे का कारण बहुत गहरा है जो हमें गरुड़ पुराण के दर्शन से जोड़ता है। तो देखिए, इस परंपरा के पीछे एक 5000 साल पुरानी आध्यात्मिक समझ है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा भ्रमित हो जाती है और अपने शरीर में वापस लौटने की कोशिश करती है। पैर के अंगूठों को बांधने से एक तरह का एनर्जी लॉक बनता है। ये आत्मा को एक संकेत होता है कि अब इस शरीर से उसका संबंध खत्म हो चुका है और उसे अपनी आगे की यात्रा पर निकलना है। ये सिर्फ एक रिवाज नहीं बल्कि एक बहुत ही दयालु कार्य है। और यही तो सबसे जरूरी बात है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा गहरा दर्शन है जो आज भी, हजारों साल बाद भी, करोड़ों लोगों के जीवन और उनके रीति रिवाजों को दिशा दे रहा है। इन परंपराओं का आज भी जिंदा रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है। तो अब हम सारी बातों के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हमने जो अलग अलग तरह के सबूत देखे, कथा, पुरातत्व, विज्ञान और परंपरा, उन सबको एक साथ रख कर देखते हैं कि तस्वीर क्या बनती है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या है। एक तरफ है हमारे प्राचीन ग्रंथ जो एक पूरी कहानी बताते हैं। दूसरी तरफ है पुरातत्व, जिससे ठीक वैसा ही एक डूबा हुआ शहर मिलता है। फिर आता है विज्ञान जो बताता है कि वो शहर कैसे डूबा होगा। और आखिर में है हमारी जीती जागती परंपरा जो उस कहानी के पीछे के दर्शन को आज भी जिंदा रखे हुए है। ये सारे धागे जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। जब कोई कहानी किताबों में लिखी हो, जमीन के नीचे से खोद कर निकाली जाए, विज्ञान जिसकी वजह बताए और करोड़ों लोग जिसे आज भी जी रहे हों, तो वो कहानी किस मोड़ पर आकर एक कहानी से इतिहास बन जाती है।